नेक्स्ट पॉइंट और देखें जरा, यदि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की दूरी वर्तमान दूरी की आधी कर दी जाए तो एक वर्ष में कितने दिन होंगे? एक वर्ष में कितने दिन होंगे ये हम लोगों को बताना है। देखो बेटा जरा, ये हमने एक रिलेशन देखा है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? आर क्यूब के। यहां पर मैंने आर ले लिया, जहां पर आर क्या है हमारे पास में? अर्ध दीर्घ अक्ष है, ठीक है। या बोले तो टी किसके समानुपाती हो गया? आर की पावर 3/2 के। या फिर हम इसको ऐसा बोले T1/T2 किसके बराबर हो गया हमारे पास में? R1/R2 की पावर कितनी होगी? 3/2। T1 अगर हमारे पास दूरी R1 बराबर अगर हमारे पास R है तो T1 बराबर कितना है? 365 दिन है। अगर दूरी R2 को हम कितना कर दें? R/2 कर दें तो इस T2 का मान कितना होगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखो जरा, T1 कितना लिखा बेटा मैंने? 365 बटे कितना हो गया हमारे पास? T2 बराबर R1 हमारे पास R, और R2 का मान कितना हो गया? R/2, तो 2 पर चला गया और पूरे की पावर 3/2 इससे चला गया। यानी कि अगर मैं T2 का मान निकालूं तो T2 बराबर कितना हो गया? 365 बटे कितना हो गया? 2√2, और T2 बराबर लगभग कितना हो जाएगा हमारे पास में? 129 दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी हमारे पास आधी हो जाए तो एक वर्ष में कितने दिन होंगे हमारे पास में? 129 दिन होंगे, ठीक है बेटा। आगे एक सवाल और देखें हम। एक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है और उसके अभिसार और अपिसार पर वेग क्रमशः कितना है? वीपी और वीए है। हमें क्या बतानी है कि उस दीर्घवृत्तीय कक्षक की उत्केंद्रता क्या होगी, ये हम लोगों को बतानी है। देखो बेटा बात समझो, एक रिलेशन हम लोगों ने देखा है कि वी मैक्सिमम आर मिनिमम ये किसके बराबर होगा हमारे पास में? वी मिनिमम आर मैक्सिमम के बराबर होगा। वी मैक्सिमम अभिसार पर वेग क्या होगा हमारे पास? अधिकतम, और अपिसार पर वेग क्या होगा हमारे पास में? न्यूनतम। और अभिसार पर वेग कितना दिया हुआ है इसने? वीपी। आर मिनिमम कितना ज्ञात किया था हमने? A1 - E बराबर, और अपिसार पर वेग कितना दिया हुआ है इसने? VA, और आर मैक्सिमम कितना है? A1 + E हो गया। इस A से A चला गया हमारे पास में, तो VP माइनस VPE बराबर कितना हो गया? VA प्लस कितना हो गया? EVA। हमें इस E का मान चाहिए, तो क्या करें? E वाली सारी टर्म एक साइड ले लें हम लोग। E वाली सारी टर्म हमने एक साइड ले ली, तो VP माइनस VA, और यहां से E मैंने कॉमन ले लिया, तो VP प्लस कितना हो गया हमारे पास में? VA। तो E का मान अगर अपन देखें बेटा यहां पर, तो VP माइनस VA अपॉन कितना हो गया? VP प्लस VA। थोड़ा सा समझिए अपन, मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो है इस दीर्घवृत्तीय कक्षक की उत्केंद्रता जो है x से कम होती है। देखो जरा, अभिसार पर वेग क्या होगा? ज्यादा, किसके कंपैरिजन में? अपिसार के कंपैरिजन में। तो बात समझो, मान लो अगर मैं अपिसार पर 15 ले लूं वेग, तो अपिसार पर क्या होगा? उससे कम होगा, यानी कि 10 होगा, और ये 10 15 प्लस कितना हो गया? 10। यहां पर कितना हो गया हमारे पास में? 5/25, यानी कि क्या हो गया? 1 से कम। यानी कि इस उत्केंद्रता का मान क्या होगा हमारे पास में? 1 से कम आएगा। यहां पर ये इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो उत्केंद्रता का मान क्या हो जाएगा हमारे पास में? VP माइनस VA अपॉन VP प्लस VA होगा, ठीक है बेटा। एक सवाल और देखें हम। किसी भी ग्रह की सूर्य से न्यूनतम अधिकतम दूरियां क्रमशः 2r और 4r है, तो ग्रह की न्यूनतम एवं अधिकतम चाल क्या होगी ये हम लोगों को बताना है। देखो बेटा सवाल देखो कि यहां पर हमारे पास में एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, और यहां पर अगर अपन देखें तो ये F1 है हमारे पास में, ये F2 है, और ये जो है न्यूनतम दूरी है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास? अधिकतम दूरी है। न्यूनतम दूरी को हमने क्या ले लिया? कितना दिया हुआ है उसने? न्यूनतम दूरी कितनी? 2r दी हुई है। ये 2r दूरी है A बिंदु, और अधिकतम दूरी कितनी दी हुई है उसने? 4r दी हुई है, और ये कौन सा बिंदु है बेटा हमारे पास में? B बिंदु है, ठीक है। हमें पता है कि न्यूनतम दूरी पर वेग क्या होगा हमारे पास? अधिकतम, और अधिकतम वेग को हमने क्या लिख दिया? V1, और अधिकतम दूरी पर वेग क्या होगा हमारे पास? न्यूनतम, और न्यूनतम वेग को क्या लिख दिया हमने? V2। सवाल को समझने की कोशिश करो बेटा जरा। सवाल में हमसे V1 और V2 का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? V1 और V2 का मान पूछा है, ठीक है।
V1 और V2 का मान पूछा है, तो जब भी हमें वेग ज्ञात करना क्या होगा, हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा। सूर्य कहां पर मान लिया था हमने, एक फोकस F1 पर मान लिया था। मान लो सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल M और इस ग्रह का द्रव्यमान कितना है हमारे पास, स्मॉल m है। सबसे पहले हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा रहे हैं A और B के बीच में। स्थितिज ऊर्जा का मान देखें तो -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना हो गया हमारे पास 2R। गतिज ऊर्जा का मान देखें बेटा तो कितना हो गया, हाफ m v1 का स्क्वायर बराबर। बी बिंदु पर देखें तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना है हमारे पास में 4R, और गतिज ऊर्जा कितनी होगी हमारे पास, हाफ m और कितना हो गया v2 का स्क्वायर। ये तो हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा दिया। लेकिन थोड़ा सोचिए जरा कि यहां पर हमारे पास समीकरण 1 है और अननोन कितने हमारे पास 2 है, तो क्या हम एक समीकरण की सहायता से दो अननोन का मान ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं ज्ञात कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एक समीकरण और बनाते हैं। देखो बेटा, हम लोगों को पता है कि जो ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहा है उसका कोणीय संवेग क्या होगा हमारे पास, संरक्षित होगा। तो हम इन दोनों बिंदुओं पर कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगा रहे हैं, ए और बी पर। यानी कि ए बिंदु पर जितना कोणीय संवेग होगा उतना ही कहां पर होगा, बी पर। तो m ही रहेगा। v मैक्सिमम कितना है, v1 है। r कितना है हमारे पास, 2r है। r मिनिमम कितना है, 2r बराबर m तो m ही है। v कितना है हमारे पास, v2 है। और ये कितना हमारे पास 4r, m से m चला गया, इससे ये 2 टाइम चला गया। बोले तो इस v1 का मान किसके बराबर आ गया हमारे पास, 2v2 के बराबर आ गया। ठीक है। अब देखो बेटा, मैथमेटिक्स है तो हम करने वाले क्या है, बात समझो। यहां पर मैं इस v2 का मान इस समीकरण में रखने वाला हूं। तो v2 का मान जब इस समीकरण में रखूंगा तो पूरा समीकरण किस रूप में हो जाएगा हमारे पास, v2 के रूप में। तो इस समीकरण से हम क्या करेंगे, v2 का मान निकालेंगे। और v2 का मान निकालने के बाद में क्या कर देंगे, यहां पर पुट कर देंगे। तो किसका मान आ जाएगा हमारे पास में, इस v1 का मान भी आ जाएगा। तो देखो जरा, सबसे पहले हम इस v2 का मान यहां पर पुट करते हैं। तो -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना हो गया, ये 2R प्लस कितना हो गया, हाफ m और कितना हो गया 4v2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना हो गया 4R, और यहां पर कितना हो गया, हाफ m और कितना हो गया बेटा हमारे पास v2 का स्क्वायर। देखो जरा, अब यहां से सॉल्व किया मैंने, इस m से ये m और ये m चला गया। देखो इस पूरे समीकरण में मैंने 2 का गुणा किया, 2 का गुणा किया, 2 का गुणा किया, 2 का गुणा किया। इस 2 से 2 चला गया, इससे ये 2 बार चला गया, इस 2 से ये 2 भी चला गया, इस 2 से ये 2 भी चला गया हमारे पास में। यहां पर -gm अपॉन r और यहां पर -gm अपॉन 2r, ये उधर चला गया। तो बराबर कितना बचा हमारे पास में, gm अपॉन कितना हो गया 2r। और यहां पर देखो जरा, 4v2 का स्क्वायर ये आ गया, तो कितना हो गया बेटा हमारे पास 3v2 का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v2 बराबर कितना हो गया, √gm अपॉन कितना हो गया हमारे पास में 6r हुआ। हमें मान किसका चाहिए, इस v1 का मान भी चाहिए। तो v1 का मान चाहिए, तो इस v2 के मान को हमने यहां पर पुट किया। तो v1 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2√gm अपॉन कितना हो गया हमारे पास में 6r। तो कितना हो गया, रूट के अंदर 4, तो 4 कितना हो गया 2/3। तो v1 बराबर कितना हो गया, अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 2/3, और क्या हो जाएगा 2/3 gm अपॉन कितना हो गया हमारे पास r। तो ये v1 का मान हो गया और ये किसका मान हो गया हमारे पास, v2 का मान हो गया। तो बेसिक कंसेप्ट हमारे पास में यही है कि जब भी हमें वेग ज्ञात करना होगा, यहां तो हमें ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाना ही पड़ेगा। आगे देखो जरा, एक सवाल और देखें। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम न्यूनतम दूरियां क्रमशः r1 और r2 है, तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी क्या होगी जब इसका सदिश सदिश अपने कक्ष में दीर्घ अक्ष के लंबवत हो। ठीक है, समझो जरा बात, सवाल को समझे हम जरा, कि ये पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। सूर्य कहां पर स्थित है, किसी एक फोकस पर स्थित है। हमने मान लिया कि सूर्य कहां पर, F1 पर स्थित है। कहां पर ले लिया बेटा हम लोगों ने, F1 पर स्थित है। अब बोल रहे हैं कि पृथ्वी का सदिश सदिश क्या हो, इसकी दीर्घ अक्ष के लंबवत हो अपने अक्ष पर। यानी कि जब भी अपन किसी ग्रह का सदिश सदिश बनाते हैं तो हमेशा हम कहां से बनाते हैं, सूर्य से बनाते हैं। तो जब सूर्य के लंबवत हो, जब पृथ्वी कहां पर हो, इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी क्या हो गई हमारे पास, सूर्य के लंबवत हुई। तो जब पृथ्वी सूर्य के लंबवत हो तो हमें पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। इसका मतलब किसका मान ज्ञात करना है, हमें इस x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, इस x का मान ज्ञात करना है। समझो बेटा बात जरा।
आपको याद हो तो मैंने इसके निर्देशांक लिखे थे, इसके F1 के निर्देशांक लिखे थे AE, 0। इसका मतलब ये दूरी AE और इसके निर्देशांक थे हमारे पास में AE, 0 माइनस AE, 0 और इसके AE, 0। इसका मतलब दोनों फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी हमारे पास 2A और कितना हो गया E हो गया। दोनों फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी हमारे पास में 2AE हो गई। ठीक है, दोनों फोकस के बीच की दूरी कितनी हो गई हमारे पास 2AE हो गई, यानी कि ये दूरी भी AE और ये दूरी भी AE, दोनों फोकस के बीच की 2AE। एक रिजल्ट पढ़ा है बेटा हम लोगों ने कि अगर मैं इस कक्षक के किसी भी बिंदु से अगर दोनों फोकस की दूरियों का योग करता हूं तो ये योग हमेशा क्या होता है हमारे पास में, योग क्या नियत, और नियत कितना होता है किसी भी इसकी दीर्घ अक्ष के बराबर होता है। तो देखो जरा, अगर PF1, अब यहां पर क्या होगी पृथ्वी, यहां पर इस बिंदु पर क्या आ गई पृथ्वी आ गई हमारे पास में, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी के, तो PF1 प्लस PF2 इसका मान क्या होगा किसके, इसकी दीर्घ अक्ष यानी कि किसके बराबर हुआ 2A के बराबर हुआ। ठीक है, PF1 का मान तो हमें पता है कितना हो गया हमारे पास x है, PF2 हमें पता नहीं है, तो PF2 बराबर कितना हो गया 2A। तो PF2 का मान अगर अपन देखें तो ये उधर चला जाएगा, तो कितना हो गया PF2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में 2A माइनस x हुआ, यानी कि ये जो दूरी है ये दूरी कितनी होगी हमारे पास 2A माइनस x। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर हम कि पृथ्वी सूर्य के लंबवत है, इसका मतलब ये जो है ये कोण कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री। तो ये जो कोण 90 डिग्री है तो ये वाला त्रिभुज देखो बेटा जरा, PF1 F2 ये क्या हो गया हमारे पास में समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं यहां पर। तो मैंने यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई, तो लंब कर्ण का वर्ग यानी कि 2A माइनस x का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि x स्क्वायर प्लस कितना हो गया हमारे पास 4A स्क्वायर A स्क्वायर। सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, तो 4A स्क्वायर प्लस कितना हो गया x स्क्वायर माइनस कितना हो गया बेटा हमारे पास 4AX बराबर कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर E स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो जरा, इससे ये चला गया हमारे पास में 4A मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो कितना बचा हमारे पास में A माइनस x बराबर कितना हो गया 4A स्क्वायर E स्क्वायर। इस 4A से ये 4A चला गया, तो A माइनस x बराबर कितना हो गया AE का स्क्वायर। तो इस x का मान कितना हो गया, इधर जा जाएगा, इधर आ गया हमारे पास में, तो इस x का मान जो है इस x बराबर कितना हो जाएगा, A मैंने यहां से कॉमन ले लिया 1 माइनस कितना हो गया E स्क्वायर। लेकिन इस सवाल के अगर ऑप्शन अगर अपन देखें बेटा, तो इस सवाल के ऑप्शन हमारे पास में R1 और R2 के टर्म में दिए हुए हैं। किस रूप में दिए हुए हैं, R1 और R2 के रूप में दिए हुए हैं। तो यहां समझो जरा, इसे मैं क्या लिख दूं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिख सकता हूं, और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इसका मतलब क्या हो गया A प्लस बी A माइनस बी हो गया हमारे पास में। तो देखो जरा, x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में A और क्या हो गया 1 प्लस E और क्या हो गया 1 माइनस E अपॉन कुछ भी नहीं है तो A का गुणा कर दिया, इसे भाग लगा दिया। ठीक है, ये क्या होगी R मैक्सिमम, और R मैक्सिमम कितना दिया हुआ है हमारे पास में R1, तो इसे क्या लिखा मैंने R1, ये R मिनिमम, इसको क्या दिया हुआ R2। A क्या है बेटा हमारे पास माध्य दूरी, और माध्य दूरी क्या आती है हमारे पास में R मिनिमम प्लस R मैक्सिमम बाय 2, यानी कितना था R1 प्लस R2 बाय 2, तो 2 क्या हो गया हमारे पास ऊपर चला गया। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2 R1 R2 अपॉन कितना हो गया हमारे पास R1 प्लस R2 आ गई बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं सैटेलाइट मोशन या उपग्रह की गति। उपग्रह की गति क्या होगी कि जब कोई भारी पिंड के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में कोई हल्की वस्तु गति करती है, तो उस हल्की वस्तु को हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, उपग्रह बोलेंगे। ठीक है, उपग्रह बेसिकली बेटा हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा क्या होता है हमारे पास कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह की अगर अपन बात करें तो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का क्या है हमारे पास में प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, और कृत्रिम उपग्रह के हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ध्रुवीय उपग्रह और दूसरा क्या होता है भूस्थिर उपग्रह। इनको हम आगे जाकर और डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर एक बात हमें याद रखने लायक है कि वे उपग्रह जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी ग्रह के चारों ओर घूम रहे हैं, किसके प्रभाव में, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में, इसका मतलब होगा ये कि उस ग्रह और उपग्रह इन दोनों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर होगा हमारे पास, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। ये याद रखिएगा अच्छी तरीके से बेटा
क्योंकि आगे जाकर हम लोगों के ये पॉइंट काम आएगा। ठीक है, जितने भी हम जो उपग्रह पढ़ने वाले हैं सारे उपग्रह हमारे पास में गुरुत्वीय उपग्रह हैं, और गुरुत्वीय उपग्रह का मतलब ये होगा कि ग्रह और उपग्रह के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ये बल किसके बराबर होगा, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। आगे अगर अपन बात करें कि उपग्रह की गति के लिए आवश्यक शर्त क्या होगी, ये हम लोगों को देखना है। देखो बेटा जरा, कोई भी उपग्रह, अगर अपन बात करें सिर्फ पृथ्वी की बात करें तो किसी ग्रह की बात कर लेते हैं अपन, ग्रह की बात करें पृथ्वी के, तो पृथ्वी के चारों ओर कोई भी उपग्रह किस कक्षा में घूमेगा और किस कक्षा में नहीं घूमेगा, ये कंडीशन हम लोगों को देखनी है। यहां पर मैंने बहुत सारे जो है कक्षक बना लिए हैं। मैं 3 कक्षक में चेक करूंगा 1 बाय 1। पहला कक्षक ये, और ये हमारे पास में दूसरा कक्षक है, और ये तीसरा कक्षक है। तीनों कक्षक में हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि उपग्रह जो है किस कक्षक में घूमेगा और किस कक्षक में नहीं घूमेगा। सबसे पहले मैंने यहां पर एक उपग्रह ये कक्षक ले लिया, ये वाला कक्षक है। ठीक है, अब पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे कक्षक है। एक कक्षक ये मान लिया मैंने, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, और ऐसे बहुत सारे कक्षक है। तो बहुत सारे कक्षक में उपग्रह किस कक्षा में घूमेगा और किस कक्षा में नहीं घूमेगा, ये कंडीशन हम लोगों को देखनी है। देखो जरा, मैंने मान लिया कि एक उपग्रह, इस उपग्रह का द्रव्यमान हमारे पास m है। ठीक है, और ये हमारे पास इस पहले वाले कक्षक में घूम रहा है। ठीक, यहां पर देखो जरा, इस कक्षक में घूम रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा क्या होगी, केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल है तो दिशा किधर होगी, दोनों ग्रह और उपग्रह को मिलाने ग्रह और उपग्रह के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, तो ये क्या हो गया हमारे पास, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा होगी। यहां पर मान लो ये कोण थीटा है, तो इसका मैंने एक घटक ले लिया, तो ये वाला घटक, इस एफजी का ये वाला घटक क्या हो गया हमारे पास, एफजी कॉस थीटा हुआ, और ये वाला घटक क्या हो गया हमारे पास, एफजी साइन थीटा। बात समझो बेटा जरा, इस एफजी कॉस थीटा की दिशा जो है हमारे पास कक्षक के केंद्र की तरफ है। इसका मतलब यह है कि ये एफजी कॉस थीटा क्या कर रहा होगा हमारे पास, इस उपग्रह को अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा होगा, यानी कि एफजी कॉस थीटा किसके बराबर हो गया हमारे पास, अभिकेंद्रीय बल के बराबर। या सिंपली अगर अपन बोले तो इस एफजी कॉस थीटा को हमने किससे बैलेंस कर दिया, अभिकेंद्रीय बल से बैलेंस कर दिया। लेकिन यहां पर देखो जरा बेटा, इस बल का हमारे पास एक और घटक है एफजी साइन थीटा। ये एफजी साइन थीटा क्या करेगा, इस वाले कक्षक को नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। क्या करेगा, ये इस वाले कक्षक को नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, और जब ये इस वाले कक्षक को नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये कक्षक कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, अस्थायी कक्षा हो जाएगी। कक्षा कौन सी हो जाएगी हमारे पास में, ये अस्थायी कक्षा होगी। और अस्थायी कक्षा किसकी कारण होगी हमारे पास, एफजी साइन थीटा की तरफ, साइन थीटा की वजह से होगी। इसलिए इस कक्षक में ये उपग्रह घूम नहीं सकता है। सेकंड केस अगर अपन देखें बेटा, यहां पर सेकंड केस मैंने देखा, तो यहां पर देखो जरा, इस वाले कक्षक में, यहां पर इस वाले कक्षक में पूरे के पूरे एफजी की दिशा किधर है, उस कक्षक के केंद्र की तरफ है। तो यहां पर देखना जरा, पूरा का पूरा एफजी जो हमने किससे बैलेंस कर दिया, अभिकेंद्रीय बल से बैलेंस कर दिया। तो ये कक्षक कौन सा हो गया हमारे पास, स्थायी कक्षक हुआ। और जब कक्षक स्थायी कक्षक है तो यहां पर भी ये उपग्रह, इस कक्षक में उपग्रह घूम सकता है। चाहो तो हम इसको यहां पर एक और ले लें कि एक और कक्षक लिया हमने, ये वाला कक्षक ले लिया, ये गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा इधर केंद्र की तरफ। यहां पर भी देखो जरा, पूरा का पूरा गुरुत्वाकर्षण बल किसको बैलेंस कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब ये वाला कक्षक भी कैसा हो गया हमारे पास में, स्थायी कक्षक हो गया। और जब कक्षक स्थायी है तो इस कक्षक में ये उपग्रह घूम सकता है। ठीक है, तीनों सिचुएशन अगर अपन देखें तो तीनों सिचुएशन के बाद एक जनरल रिजल्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि उपग्रह सिर्फ और सिर्फ उसी कक्षा में गति करेगा जिसमें उसके कक्षक का केंद्र और पृथ्वी का केंद्र, दोनों के केंद्र क्या हो, संपाती हो। क्या हो हमारे पास में, कक्षक का केंद्र और पृथ्वी का केंद्र, दोनों केंद्र क्या हो, संपाती हो। उपग्रह सिर्फ उसी कक्षा में घूमेगा, वो दूसरी कक्षा में नहीं घूमेगा। चाहो तो हम एक रिजल्ट एक और ले लें अपन यहां पर, कि हमने यहां पर जो है एक और कक्षक बना ली। यहां पर ये केंद्र पृथ्वी का, गुरुत्वाकर्षण बल एफजी इधर चला गया, ये इधर आ जाएगा। मान लो ये कोण थीटा है, तो ये क्या हो गया, एफजी कॉस थीटा हो गया हमारे पास में, और ये क्या हो गया हमारे पास में, एफजी साइन थीटा हो गया। अगेन एफजी कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, अभिकेंद्रीय बल के बराबर। लेकिन ये एफजी साइन थीटा क्या करेगा, इस ऑर्बिट को, इस कक्षक को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, और ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये अगेन ये कक्षक कैसा हो जाएगा हमारे पास में, अस्थायी कक्षक होगा। और जब कक्षक अस्थायी है तो ये उपग्रह जो है इस कक्षा में नहीं घूमेगा। चारों सिचुएशन देखने के बाद में हमने एक जनरल रिजल्ट निकाल लिया
कि उपग्रह सिर्फ और सिर्फ उसी कक्षा में घूमेगा जिसमें उसके कक्षक का केंद्र और पृथ्वी का केंद्र, दोनों के केंद्र क्या हो हमारे पास में, संपाती हो। ठीक है बेटा, आगे और देखिए हम जरा। भू-स्थिर उपग्रह। भू-स्थिर उपग्रह का मतलब है कि वे उपग्रह जो पृथ्वी के किसी भी बिंदु के सापेक्ष या पृथ्वी के सापेक्ष कैसे हो, क्या हो, स्थिर हो, ऐसे उपग्रह को हम क्या बोलेंगे, भू-स्थिर उपग्रह बोलेंगे। समझो जरा बात को। देखिए बेटा, यहां पर बात समझना कि मैं यहां पर दो तल बना रहा हूं। ये जो तल है पृथ्वी का, इस तल को हम क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखीय तल बोलेंगे। और ये जो तल है पृथ्वी का, ये कौन सा तल है हमारे पास में, ध्रुवीय तल है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, इस तरह से घूम रही है। ठीक है, अगर अपन बात करें कि अगर इस भू-स्थिर उपग्रह को मैं इस ध्रुवीय तल में अगर घुमा दूं, किसमें घुमा दें हम, इस ध्रुवीय तल में अगर इस भू-स्थिर उपग्रह को घुमा दें तो पृथ्वी के सापेक्ष ये हमें स्थिर नहीं दिखाई देगा। इसलिए ये भू-स्थिर उपग्रह हमेशा कौन से तल में घूमेगा, हमारे पास में कौन से तल में घूमेगा, इस भूमध्य रेखीय तल में ही घूमेगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मान लो कि पृथ्वी ओमेगा कोणीय चाल से घूम रही है अपने अक्ष पर, और अगर मैं इस भू-स्थिर उपग्रह को 2 ओमेगा से घुमा दूं तब भी ये हमारे पास में जो है पृथ्वी के सापेक्ष हमें स्थिर नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब होगा ये कि दोनों की कोणीय चाल क्या होगी, हमारे पास पृथ्वी और उस उपग्रह की दोनों कोणीय चाल क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तीसरी बात हमारे पास ध्यान रखने का, दोनों की कोणीय चाल समान, तो t बराबर कितना होगा, 2 पाई बाय कितना हो गया हमारे पास ओमेगा, ये समान, ये भी सेम, तो दोनों का हमारे पास में आवर्तकाल भी क्या होगा, समान। अर्थात इस भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा, पृथ्वी के आवर्तकाल के समान होगा। और पृथ्वी का आवर्तकाल अपने अक्ष में घूमने का कितना होता है, 24 बस 24 घंटे होते हैं, तो इस भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल भी कितना हो जाएगा, 24 घंटे। सपोज मान लो कि पृथ्वी इस दिशा में घूम रही है और इस भू-स्थिर उपग्रह को अगर हम इस दिशा में घुमा दें तब भी ये क्या होगा, हमें पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये होगा कि दोनों के घूमने की दिशा क्या होगी, समान होगी। यही लिखा हुआ है इसमें कि इसका कोणीय वेग और आवर्तकाल पृथ्वी की क्या होता है, समान होता है। इसके घूमने की दिशा पृथ्वी के घूमने की दिशा के समान होती है, अर्थात किधर होगी, हमारे पास पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और इस भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटे। ठीक है, पृथ्वी सतह से इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर, यानी कि कितना होगा, लगभग 6 RE के बराबर होगा। एक बात और समझे कि इसका उपयोग, जो भू-स्थिर उपग्रह का उपयोग किसके रूप में करते हैं अपन, संचार उपग्रह के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं हम, संचार उपग्रह के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखो बेटा जरा, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें हम, कक्षीय वेग। कक्षीय वेग का मतलब हमारे पास में ये होगा कि मान लिया जाए कि ये पृथ्वी का केंद्र है और पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर स्मॉल n द्रव्यमान का कण जो है पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा यहां पर इस तरह से बना लेता हूं कि पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर है और ये पृथ्वी की त्रिज्या r है, और जिस कक्षक में ये घूम रहा है उस कक्षक की कक्षीय त्रिज्या कितनी है हमारे पास में, स्मॉल r। कितनी है हमारे पास में, स्मॉल r। तो ये जिस कक्षक में घूम रहा है, इस कक्षक में इसका कक्षीय वेग क्या होगा, यानी कि इस v0 का मान क्या होगा, इस v0 का मान क्या करना है, हम लोगों को ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है कि घूम रहा है, और घूम रहा है तो और हम गुरुत्वीय उपग्रह पढ़ रहे हैं, इसका मतलब अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होगा हमारे पास में, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। ठीक है, अगर अपन यहां से बात करें अभिकेंद्रीय बल कितना होगा, mv²/r। कक्षीय वेग को हमने v0 से प्रदर्शित कर दिया। और बल की बात करें, दोनों के बीच बल कितना लगा, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना हो गया, r²। इस एक r से r चला गया तो इस v का मान कितना हो गया, √GM अपॉन r। और स्मॉल r का मान कितना हो गया बेटा हमारे पास में, RE+H। RE+ कितना हो गया, स्मॉल r बराबर कितना हो गया, RE+H। यानी कि कक्षीय वेग कितना आ गया हमारे पास, GM अपॉन RE+H। अगर हम निकटवर्ती कक्षा के लिए बात करें, यानी कि h इज लेस देन कितना है हमारे पास में, r, यानी कि सबसे समीपवर्ती कक्षा की बात करें अपन, तो इस r को हमने एक h का मान क्या ले लिया, नगण्य, और कक्षीय त्रिज्या लगभग किसके बराबर होगी, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। तो v0 बराबर कितना हो गया, √GM अपॉन RE, या क्या हो गया हमारे पास, G √GRE, या फिर बोले तो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास में, 8 किलोमीटर पर सेकंड। G का मान रखा हमने, या फिर यहां से देख लो G का मान क्या रखेंगे अपन, 10 रख दिया। RE कितना है, 6400 किलोमीटर है, तो मीटर में इसको हम बदल दें, मीटर में बदल दे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 8000 मीटर पर सेकंड, या फिर बोले तो 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो पृथ्वी की समीपवर्ती कक्षा में जो इसका वेग है वो वेग कितना आ गया हमारे पास में, 8 किलोमीटर पर सेकंड आ गया।
अब सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि एक सिंपल सवाल है कि एक कण जो है, एक उपग्रह जो है पृथ्वी की निकटवर्ती कक्षा में घूम रहा है, तो इसको हम अतिरिक्त कितना वेग और दें कि ये कण पृथ्वी के ये जो उपग्रह जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए। देखो बेटा, ध्यान रखना, सिंपल सी बात है कि जब पृथ्वी की समीपवर्ती कक्षा में जब घूमेगा तो उसका कक्षीय वेग कितना 8 किलोमीटर पर सेकंड है, और पृथ्वी का पलायन वेग कितना है हमारे पास में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और है, तो इसको हमें अतिरिक्त वेग कितना देना पड़ेगा 3.2 किलोमीटर पर सेकंड, और अतिरिक्त वेग इसको अगर हम दे दें तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या करता है, बाहर चला जाता है। ठीक है बेटा, आगे और देखो जरा, यही बात है कि इसको और दें तो 8 किलोमीटर पर सेकंड का वेग दे दें तो ये क्या पृथ्वी का उपग्रह बन जाता है। ठीक है, अगर अपन यहां से V0 की बात करें तो V0 बराबर कितना होगा हमारे पास में √GM/r, तो ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा और उपग्रह की वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या पर, ग्रह की सतह पर g के मान पर और g के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि उपग्रह का मान का बात करें अपन तो देखो बेटा जरा, VE का मान कितना है हमारे पास में √2GM अपॉन कितना है हमारे पास में r है, और V0 कितना आया हमारे पास में GM अपॉन कितना आया r आया, यानी कि VE का मान कितना होगा हमारे पास √2 टाइम्स ऑफ V0। तो इसका मतलब है कि √2 टाइम्स अगर गुना √2 टाइम्स गुना अगर अपन 2 गुना √2 गुना अगर अपन इसको अपन वेग दे देते हैं तो ये क्या कर जाता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से यानी कि गुरुत्व क्षेत्र से क्या हो जाता है, ये मुक्त हो जाता है। ठीक है, और देखें जरा अपन उपग्रह का आवर्तकाल, कक्षीय वेग ज्ञात कितना किया था बेटा हमने, √GM अपॉन कितना था हमारे पास r। अगर हमें आवर्तकाल का मान ज्ञात करना है, आवर्तकाल का मान यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगा उसका मान अगर हमें ज्ञात करना है तो t बराबर कितना हो गया 2πr/V0। यहां से मैं इस V0 का मान रखता हूं तो √GM, r की पावर 1 पहले से ही है और आधा और ऊपर चला गया तो 2πr3/2। ठीक है, और कितना हो गया हमारे पास में, ये जो है 2πr3/2। ठीक, और GM की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, देखो जरा, स्मॉल g की वैल्यू कितनी थी बेटा, GM अपॉन कितना हो गया r², तो GM कितना हो गया हमारे पास GR², तो g तो रूट के अंदर चला गया, रूट के अंदर और r बाहर आ गया। ठीक है, ये t² के बराबर है, तो t² अगर मैं यहां से वैल्यू देखूं तो t² अगर मैं कर दूं तो 4π², इसकी वैल्यू तो 4π² GM, तो t² किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारे पास r³ के, जहां स्मॉल r किसके बराबर है हमारे पास, कैपिटल R प्लस H के बराबर है। अब वही देखें, पृथ्वी की समीपस्थ कक्षा की बात करें तो पृथ्वी की समीपस्थ कक्षा की बात करें तो ये कितना हो गया हमारे पास में 8 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, V0 का मान, तो अगर T0 अगर देखें तो 2π कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर V0 का मान रख दूं मैं तो 2πRE/g, समीपवर्ती कक्षा में देखें तो RE/g, तो ये कितना हो जाएगा 84 मिनट, या फिर कितना होगा हमारे पास 1.4 आवर हो जाएगा। चाहो तो इसको सॉल्व करके देख लें अपन, RE की वैल्यू कितनी होगी 6400 किलोमीटर, मीटर में चेंज कर देंगे चला जाएगा तो 1600 पाए, यानी कि t बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, t का मान अगर अपन यहां से कैलकुलेट करें तो t बराबर कितना हो जाएगा 1600 पाए सेकंड, या फिर कितना होगा 84 मिनट्स, या कितना होगा 1.4 आवर। अगर बेटा इसको घनत्व के पदों में देखें तो घनत्व के पदों में देखो जरा 2πr, और g की वैल्यू ये वाली वैल्यू ले ले अपन तो कितना हो जाएगा 4π3, ये चली जाएगी तो t की घनत्व के पदों में कितनी आ जाएगी 3π। चाहो तो हम इसको सॉल्व करके देख लें, यहां पर वैल्यू ले लें तो देखो जरा t² बराबर कितना हो गया 4π² g, और घनत्व के पदों में देखें तो कितना हो गया 4/3π, और कितना हो गया r³, और कितना हो गया रो, और ये हो जाएगा हमारे पास में। और यहां से देखो जरा, ये कितना हो गया हमारे पास, ये r³ हुआ, इस 4/3 इस r³ से ये r³ चला जाएगा, इस 4 से 4 चला गया, पाई से पाई चला गया। ठीक है, 3 ऊपर चला गया तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास √3π, और कितना हो गया ρg हो गया। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना जरा, ग्रह का समीपवर्ती कक्षा में जो ग्रह का आवर्तकाल जो है वो किस पर निर्भर करता है, ग्रह के घनत्व पर निर्भर करता है। किसके घनत्व पर निर्भर करेगा, ग्रह के घनत्व पर निर्भर करेगा। तो समीपवर्ती कक्षा में घनत्व के पदों में आवर्तकाल कितना हो गया ये, तो यहां से रिजल्ट याद रखिएगा बेटा कि उपग्रह का आवर्तकाल कितना हो गया 2t = 2πr3/2 √GM। देखो बेटा, यहां से बात करें अपन, थोड़ा समझिए कि मान ले कि ये पृथ्वी है हमारे पास, और पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर ये जो है कक्षक है, और इस कक्षक में ये V0 वेग से ये उपग्रह गति कर रहा है।
ठीक है, द्रव्यमान m है और पृथ्वी की त्रिज्या r है। ठीक, अब v0 वेग से गति कर रहा है, उपग्रह गति कर रहा है और उपग्रह की हमें ऊर्जाएं देखनी है कि ऊर्जाएं कौन कौन सी है। देखो उपग्रह के पास वेग है बेटा, तो उपग्रह के पास अगर वेग है तो गतिज ऊर्जा भी होगी और इस v0 का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना था हमारे पास में √gm/r। ठीक है, गतिज ऊर्जा की बात करें तो उपग्रह की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ mv0 का स्क्वायर। v0 का मान अगर अपन रखें यहां पर तो कितना हो गया gm/2r। ठीक है, अगर इसको मैं घनत्व के पदों में, इसके कोणीय संवेग के पदों में देखूंगा तो L का गुणा कर दूं, L से क्या कर दूं मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां से M से गुणा और M से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से अपन, तो इससे चला जाएगा हमारे पास में, तो L इक्वल टू कितना होगा m r v0 आ गया हमारे पास में, या v0 m इक्वल टू √gmr आ जाएगा। ठीक है, इस सदिश ऊर्जा की बात करें तो इस सदिश ऊर्जा कितनी होगी हमारे पास में, -gm/r हो गई हमारे पास में। तो यहां से चाहो तो देख लो इसको, अगर अपन कुल ऊर्जा की बात करें तो कुल स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, यानी कि कुल ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा कितनी होगी -gm/ कितना हो गया 2r। और अगर इसको अपन इसके फॉर्म में देखेंगे तो mv0²/2 या फिर L²/2mr² होगी। ठीक है, अब देखो बेटा जरा यहां पर स्थितिज ऊर्जा जो है, ये कुल ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा पर डिवाइडेड बाय कितना होगा 2, और गतिज ऊर्जा क्या होगी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर। किसके बराबर होगी हमारे पास, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, और आगे देखो जरा बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा का मतलब है कि इस निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा हमारे पास में क्या है, निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा का मतलब स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का योग ऋणात्मक है, और कुल यांत्रिक ऊर्जा का परिमाण को ही हम क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा बोलते हैं। यानी कि बंधन ऊर्जा किसके बराबर होगी, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी के, यानी कि किसके बराबर होगी हमारे पास, कुल ऊर्जा के, या फिर हाफ mv0 के स्क्वायर के बराबर, या gmm/2r के बराबर, या फिर इसको L के टर्म में, एंगुलर मोमेंटम के टर्म में mv का इसके फॉर्म में लिख देंगे तो ये हमारे पास इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, यहां से देखो जरा आगे और समझे अपन। देखो सबसे पहले अपन देखें, इसमें एक टाइप के सवाल और बनते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर देखते हैं कि अगर इसकी गतिज ऊर्जा अगर मैं देखूं, गतिज ऊर्जा अगर अपन देखें, गतिज ऊर्जा देखें अपन, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या है हमारे पास में, देखो बेटा जरा गतिज ऊर्जा का मान अगर देखें अपन तो गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास में, Gm/m कितना हो गया 2r, और स्थितिज ऊर्जा का मान जो है ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, -gm/m कितना हो गया r, और कुल ऊर्जा जो है ये किसके बराबर होगी हमारे पास में, -Gm कितना हो गया हमारे पास 2r। अब हमारे पास में इस टाइप के सवाल और बनते हैं कि एक ग्राफ दे देगा और किस बिंदु पर हमसे पूछा जाएगा किस बिंदु पर निकाय बंधित है और किस बिंदु पर निकाय अबंधित है। एक चीज ध्यान रखना जरा इसमें कि अगर किसी निकाय की कुल ऊर्जा 0 है या फिर धनात्मक है, इन दोनों ही केस में निकाय क्या होगा हमारे पास में, अबंधित निकाय होगा। कौन सा निकाय होगा, अबंधित। अगर निकाय की कुल ऊर्जा अगर हमारे पास ऋणात्मक है तो निकाय कैसा होगा हमारे पास में, बंधित निकाय होगा। कौन सा निकाय होगा, बंधित निकाय होगा। थोड़ा सा इस पॉइंट को हम समझे, कुल ऊर्जा 0 है या पॉजिटिव है, दोनों ही केस में निकाय क्या होगा हमारे पास, अबंधित, और कुल ऊर्जा अगर ऋणात्मक है तो निकाय कैसा होगा हमारे पास, बंधित निकाय होगा। देखो बेटा पलायन वेग में हम लोगों ने पढ़ा था कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को हम पृथ्वी सतह से फेंक दें तो वो कहां पर चली जाए, अनंत पर चली जाए। जैसे ही अनंत पर जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी 0, तो गतिज ऊर्जा का मान कितना हो गया 0, और स्थितिज ऊर्जा का मान भी कितना है हमारे पास 0, तो कुल ऊर्जा का मान कितना हो गया हमारे पास 0। कुल ऊर्जा 0 है, लेकिन कण कहां पर है हमारे पास में, कण कहां पर है हमारे पास, अनंत पर है, और अनंत पर यानी अनंत कहां पर है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर है। यानी कि कुल ऊर्जा अगर हमारे पास ऋणात्मक है, 0 है, तो निकाय कैसा होगा हमारे पास, अबंधित निकाय होगा। इसके बाद में हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि अगर हम पलायन वेग से ज्यादा वेग से प्रक्षेपित कर दें तो अनंत पर वेग 0 नहीं होगा, तो गतिज ऊर्जा का मान भी 0 नहीं होगा, और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो गया हमारे पास 0, और गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक, तो कुल ऊर्जा कैसी होगा आगे बेटा हमारे पास में, धनात्मक। कुल ऊर्जा धनात्मक है, लेकिन कण अगेन कहां पर है हमारे पास में, अनंत पर है। कहां पर है बेटा हमारे पास, अनंत पर है, तो कुल ऊर्जा धनात्मक होगी तब भी हमारे पास में निकाय क्या होगा हमारे पास, अबंधित होगा। ठीक है, और कुल ऊर्जा अगर हमारे पास ऋणात्मक है तो निकाय कैसा होगा हमारे पास में, बंधित होगा।
सवाल इस तरह से पूछा गया है कि एक मिसाइल को हमने पलायन वेग से कम वेग से प्रक्षेपित किया है, किससे? पलायन वेग से कम वेग से प्रक्षेपित किया है, तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक। दो देखो बेटा जरा, पलायन वेग से कम वेग, इसका मतलब है वो कहां पर होगी? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर, और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर है, इसका मतलब है कि उसकी कुल ऊर्जा कैसी हमारे पास? ऋणात्मक होगी। कुल की ऊर्जा कैसी होगी हमारे पास? ऋणात्मक होगी। अब इस ग्राफ में हम समझते हैं 1 बाय 1 कि 4 बिंदु हमें, 4 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं ए बी सी डी। हमें चारों पॉइंट्स पर बताना है कि किस बिंदु पर निकाय बंधित है और किस बिंदु पर निकाय अबंधित है। देखो जरा इस टाइप के क्वेश्चन हम चेक कैसे करेंगे। इस ए बिंदु पर सबसे पहले हम ए बिंदु पर चेक कर रहे हैं। कहां पर चेक करें हम? इस ए बिंदु पर। ए बिंदु पर देखो जरा, स्थितिज ऊर्जा का मान ये है और गतिज ऊर्जा का मान ये है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का मान ज्यादा है, किससे? गतिज ऊर्जा से। तो कुल ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग क्या हो गया हमारे पास में? ऋणात्मक हुआ। और जब ऋणात्मक है तो निकाय क्या होगा हमारे पास? बंधित होगा। सेम सिचुएशन हमारे पास में यही है कि बी बिंदु पर और सी बिंदु, दोनों बिंदुओं पर भी हमारे पास में ए बी और सी तीनों बिंदुओं पर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा का मान ज्यादा है और गतिज ऊर्जा का मान क्या है? कम। इसलिए निकाय क्या होगा हमारे पास में? यानी कुल ऊर्जा कैसी आ जाएगी? ऋणात्मक आ जाएगी। इसलिए निकाय क्या होगा हमारे पास में? बंधित होगा। लेकिन यहां पर देखो जरा, डी बिंदु पर जितनी स्थितिज है उतनी ही गतिज है, यानी कि स्थितिज और गतिज दोनों बराबर है, तो कुल ऊर्जा कैसी आ गई हमारे पास? 0। और जब कुल ऊर्जा 0 आ गई तो निकाय क्या हो गया हमारे पास? बंधित नहीं है। बोली तो निकाय कैसा हो गया हमारे पास में? अबंधित निकाय हो गया। कौन सा निकाय हो गया हमारे पास में? ये अबंधित निकाय हो गया। ठीक है बेटा, आगे और देखें जरा हम कि उपग्रह की कक्षा परिवर्तन में किया गया कार्य कितना होगा, ये हम लोगों को बताना है। देखो बेटा जरा, एक उपग्रह जो है इस R1 कक्षीय त्रिज्या के ऑर्बिट में घूम रहा है और इसे R2 कक्षा के त्रिज्या के ऑर्बिट में मुझे भेजना है, तो इसे R1 से R2 कक्षा के ऑर्बिट में भेजने में मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, ये बताना है। थोड़ा सा हम समझे इसको कि अगर यहां पर इसकी गतिज ऊर्जा देखें तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? Gmm अपॉन कितना हो गया? 2r। और स्थितिज ऊर्जा का मान अगर देखें तो कितना हो गया हमारे पास? -Gmm अपॉन कितना हो गया हमारे पास? r। और कुल ऊर्जा कितनी आ गई हमारे पास में? -Gmm अपॉन कितना आ गया बेटा हमारे पास? 2r। देखो जरा, हम इसका ऑर्बिट शिफ्ट कर रहे हैं बेटा, इसको R1 से R2 ऑर्बिट में शिफ्ट कर रहे हैं। और जब इसे R1 से R2 ऑर्बिट में शिफ्ट करें तो देखो जरा, गतिज ऊर्जा G कांस्टेंट, M कांस्टेंट, M स्मॉल m भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है? कक्षीय त्रिज्या पर निर्भर कर रही है। अगर मैं इस उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या बदल रहा हूं तो इसकी गतिज ऊर्जा में भी क्या होगा हमारे पास में? परिवर्तन होगा। ठीक है, क्योंकि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है हमारे पास? कक्षीय त्रिज्या पर निर्भर कर रही है। अगर यहां पर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा जो है ये हमारे पास में क्या होगा? ये G कांस्टेंट, M कांस्टेंट, ये स्मॉल m भी कांस्टेंट। स्थितिज ऊर्जा अगेन किस पर निर्भर कर रही है हमारे पास में? कक्षीय त्रिज्या पर निर्भर कर रही है। अगर हम इसका कक्षक चेंज कर रहे हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन आएगा। इसका मतलब है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा भी परिवर्तित होगी और गतिज ऊर्जा भी परिवर्तित होगी। इसका मतलब किया गया कार्य किसके बराबर होगा हमारे पास में? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन प्लस गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, या फिर किया गया कार्य किसके बराबर होगा? कुल ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। कुल ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब फाइनल ऑर्बिट में कुल ऊर्जा माइनस इनिशियल ऑर्बिट में कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा कितनी है? ये के फाइनल ऑर्बिट में -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r2, और ये माइनस और फिर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो जाएगा। तो Gmm अपॉन 2 हमने कॉमन ले लिया तो कितना होगा? 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कक्षा परिवर्तन में हमारे पास किया गया कुल कार्य है। ठीक है बेटा, आगे देखो जरा। भारहीनता का मतलब है कि उस वस्तु का आभासी भार, वास्तविक या आभासी भार क्या हो जाए हमारे पास? शून्य हो जाए तो क्या होगा हमारे पास? वो वस्तु क्या हो जाती है? भारहीन हो जाती है। थोड़ा सा इसको पढ़कर देखो बेटा जरा कि पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह किसी भी वस्तु का त्वरण जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर उतना ही होता है जितना उस स्थिति में पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, यानी कि जितना गुरुत्वीय त्वरण है उतना ही क्या होगा? उस वस्तु का त्वरण होगा। इस कारण उपग्रह के अंदर जो है प्रत्येक वस्तु मुक्त रूप से गिर रही वस्तु के रूप में होती है, यानी कि वस्तु क्या होती है? हमें भारहीन होती है। समझे बेटा जरा इसको। अगर बेटा यहां से मान लिया अपन कि ये पृथ्वी है हमारे पास और इससे h ऊंचाई पर हमारे पास में एक उपग्रह है। ठीक है, अगर इस h ऊंचाई पर इसका भार अगर मैं देखूंगा तो भार कितना होगा हमारे पास? W m और G कितना होगा? h होगा। ठीक है,
तो भार कितना हो गया हमारे पास, वास्तविक भार कितना हो गया mgh, और g कितना हो गया gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। यहां से स्मॉल g की टर्म में लिखेंगे तो mg और 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। ठीक है, और आभासी भार कितना हो जाएगा हमारे पास mgh माइनस a। ठीक है, अगर मैं a का मान निकालूं, a कितना होगा हमारे पास में, वही अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण कितना होगा v स्क्वायर बाय r, और v स्क्वायर कितना हो गया v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, v बराबर v नॉट बराबर कितना है हमारे पास में अंडर रूट जी एम अपॉन आर, यानी कि जी एम अपॉन स्मॉल आर का स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी आर प्लस एच, तो जी एम अपॉन आर प्लस एच, यानी कि उसका त्वरण कितना हो गया, ए का मान कितना हो गया जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो जीएच और आभासी त्वरण ये कितना हो गया हमारे पास, जीएच दोनों आपस में बराबर, तो आभासी भार कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। अगर हमें भारियंत्र की अवस्था को छुटकारा पाना है तो उसके परिक्रमण के साथ साथ उसका घूर्णन भी हमें करवाना पड़ेगा, इससे क्या होगा हमारे पास भारियंत्रता की छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है बेटा, एक सिंपल सवाल देखिए अपन कि एक भूस्थिर उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह से 5 r ऊंचाई पर घूम रहा है, और एक अन्य उपग्रह जो पृथ्वी की सतह से 2r त्रिज्या पर घूम रहा, 2r ऊंचाई पर घूम रहा है, तो हमें दूसरे उपग्रह का आवर्तकाल हम लोगों को बताना है। सिंपल सवाल है बेटा, देखो जरा, ये पृथ्वी है, एक उपग्रह, पहला उपग्रह कहां पर घूम रहा है, पृथ्वी की सतह से 5 r ऊंचाई पर, दूसरा उपग्रह कहां पर घूम रहा है, पृथ्वी की सतह से 2r ऊंचाई पर, तो हमें दूसरे उपग्रह का आवर्तकाल बताना है। t किसके समानुपाती हो गया, r की पावर 3/2 की, इसका मतलब T1 अपॉन T2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा हमारे पास, R1 अपॉन R2 की पावर कितनी होगी 3/2। T1 पहला उपग्रह कौन सा उपग्रह है हमारे पास में, भूस्थिर उपग्रह है, और जब ये भूस्थिर उपग्रह है तो इसका आवर्तकाल कितना होगा हमारे पास 24 घंटे होगा। और अगर हमें T2 का मान निकालना है, ठीक है, R1 देखो बेटा जरा, R1 R प्लस 5R कितना हो गया हमारे पास 6R, और R2 कितना हो गया हमारे पास में ये 3R, पावर कितनी होगी इसकी हमारे पास 3/2। ठीक है, यहां से इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 2 टाइम चला गया, तो T2 का मान किसके इक्वल हो गया हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2√2, या बोले तो कितना हो गया 12/√2, या बोले तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6√2 आवर्स हो गया। ठीक है बेटा, एक और सवाल और देखें अपन, यदि गुरुत्वाकर्षण बल nv घात के व्युत्क्रम के रूप में परिवर्तित होता है तो सूर्य के चारों ओर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में कक्षीय वेग उपग्रह का आवर्तकाल किसके समानुपाती होगा, ये हमें बताना है। देखो बेटा, सवाल हमें बोल रहा है कि F जो है, F किसके व्युत्क्रमानुपाती है हमारे पास में, R की पावर n के व्युत्क्रमानुपाती है। इस बल के लिए हमें जो है कक्षीय वेग और आवर्तकाल किसके समानुपाती होगा, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, कक्षीय वेग और आवर्तकाल किसके समानुपाती होगा ये हमें बताना है। सिंपल बात है कि अगर अपन यहां पर देखें घूम रहा है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर हो गया बेटा हमारे पास, अभिकेंद्रीय बल के बराबर। तो दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी कितनी है हमारे पास r है, तो बल कितना लगेगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r टू द पावर n है, ये किसके बराबर होगा अभिकेंद्रीय बल, यानी कि mv स्क्वायर बाय किसके बराबर r के बराबर, इस m से m चला गया, r का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और r इधर लेके आ गया मैं, तो v बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, या v स्क्वायर बराबर कितना हो गया gm, और कितना हो गया हमारे पास में r की पावर n और r की पावर -1, तो कितना होगा r टू द पावर n -1, तो v किसके इक्वल हो गया हमारे पास अंडर रूट gm अपॉन कितना हो गया r टू द पावर n -1, यानी कि v किसके समानुपाती हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो गया अंडर रूट r टू द पावर n -1 के। ठीक है, अब इस सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि इसके आवर्तकाल, इसका आवर्तकाल किसके समानुपाती होगा, ये भी हमें बताना है। आवर्तकाल का मतलब है कि एक पूरे चक्कर में एक चक्कर में कितना समय लगेगा, 2πr बाय कितना हो गया ये v हुआ। ठीक है, अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4π स्क्वायर अब r स्क्वायर अपॉन कितना हो गया हमारे पास v स्क्वायर। यहां से इस v स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूं तो टी स्क्वायर बराबर 4π स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन कितना हो गया बेटा हमारे पास gm और r टू द पावर n -1। बेस इक्वल है, पावर्स क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारे पास में, यहां से देखें तो 4π स्क्वायर r टू द पावर n +1 अपॉन कितना हो गया हमारे पास gm, ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर
ये किसके समानुपाती हो जाएगा हमारे पास r टू द पावर n प्लस 1 के, लेकिन ये t पूछ रहा है तो t किसके समानुपाती हो गया हमारे पास r टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के समानुपाती हो गया। ठीक है, अब ये दोनों रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा बेटा, ये दोनों रिजल्ट हम लोग जो है एज ए शॉर्ट ट्रिक फॉर्म में क्या करेंगे अपन, इनका यूज करते हैं। ठीक है, आगे और सवाल देखें जरा हम। एक उपग्रह का द्रव्यमान m है, पृथ्वी सतह पर विराम में रखा है और इसे न्यूनतम कितनी ऊर्जा दे कि यह पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के तुल्य ऊंचाई वाले कक्षक में चला जाए। ठीक है, बात समझो बेटा जरा कि ये एक उपग्रह जो है, ये पृथ्वी की त्रिज्या r, द्रव्यमान कैपिटल M, ये पृथ्वी की सतह पर रखा है। अब इसको हम न्यूनतम कितनी ऊर्जा दें कि पृथ्वी की त्रिज्या के स्मॉल r ऊंचाई पर क्या करें, ये त्रिज्या के बराबर तुल्य ऊंचाई वाले इस वाले कक्षक पर ये चला जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा देते हैं। तो देखो जरा, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाया हमने, पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना है, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना हो गया r, विराम में है तो गतिज ऊर्जा 0, प्लस यहां पर देखो जरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है, रिक्वायर्ड एनर्जी की बात करें अपन, E जो भी हमें आवश्यक ऊर्जा यानी कि E आवश्यक, ठीक है, बराबर अगर अपन यहां पर देखेंगे जैसे यहां पर पूछेगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा भी होगी और गतिज ऊर्जा भी होगी, यानी कि कुल ऊर्जा होगी, और कुल ऊर्जा किसके बराबर है, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना होगा 2 स्मॉल r, स्मॉल r क्या हो गया हमारे पास r प्लस h, और r प्लस कितना हो गया हमारे पास r हुआ। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लिया हमने यहां से, तो माइनस जी एम कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना हो गया r प्लस कितना हो गया E आवश्यक, या फिर इसको उधर लेके चले जाएं हम लोग। ठीक है, इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो E आवश्यक जो है, E आवश्यक ऊर्जा ये किसके बराबर हो गया हमारे पास में, ये प्लस का हो गया तो प्लस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना हो गया R, और माइनस कितना हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस 2R कितना हो गया हमारे पास में 4R। G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R हमने कॉमन ले लिया तो कितना हो गया 1 माइनस कितना हो गया 1/4, 1 माइनस 1/4 कितना हो गया 3/4, तो आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी हमारे पास 3/4 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना हो गया R। ठीक है, अगर इसे स्मॉल g की टर्म में लिखना है तो R से मल्टीप्लाई कर दो, R से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में बराबर 3/4 m और G और कितना हो गया R हुआ। ठीक है बेटा, एक सवाल और देख लेते हैं, तो इसको शिफ्ट करने में हमारे पास में कितना वर्क डन करना, ये जो है ये कितनी आवश्यक ऊर्जा होगी 3/4, सॉरी 2 नहीं 4 है, 3/4 mgr। ठीक है, और समझे अपन कि एक उपग्रह को हमने r त्रिज्या कक्षक में तथा एक अन्य उपग्रह को 1.01 r त्रिज्या के कक्षक में हमने प्रक्षेपित किया गया है, तो दूसरे उपग्रह का आवर्तकाल जो है पहले से कितना भिन्न होगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है बेटा, बात समझो जरा कि अगर मैं यहां से देखूं तो t किसके समानुपाती है हमारे पास r की पावर 3/2 के, तो डेल t बाई टी जो है ये किसके बराबर होगा हमारे पास 3/2 डेल r अपॉन r के बराबर। प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है तो दोनों साइड किसका गुणा कर देता हूं मैं, 100 का गुणा कर देता हूं। ठीक है, यहां से अगर इसकी सॉल्व करें 3/2 और डेल r का मतलब r2 माइनस r1 अपॉन कितना हो गया हमारे पास r1 इंटू कितना हो गया 100, ये कितना हो जाएगा 3/2। r2 की अगर अपन बात करें तो r2 कितना हमारे पास 1.01 r माइनस r अपॉन कितना हो गया r इंटू कितना हो गया बेटा हमारे पास में 100। ठीक है, सॉल्व किया इसको हमने तो कितना आ गया हमारे पास 3/2 इक्वल टू 3/2 कितना हो गया हमारे पास में 0.01 r अपॉन कितना हो गया r इंटू कितना हो गया 100, इससे ये चला गया और यहां से कितना हो गया 100, 3/2 का मतलब कितना हो गया हमारे पास 1.5% से क्या हो जाएगा हमारे पास बढ़ जाएगा, यानी कि 1.5% क्या हो जाएगी हमारे पास में इसकी वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि होगी बेटा 1.5% से हमारे पास में ये वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इसके आवर्तकाल में 1.5% की हमारे पास में वृद्धि हो गई।